सेकेंड इंपॉर्टेंट बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस के तहत, वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ये इंपॉर्टेंट बॉडी इसलिए है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र है वह सबको इक्वल वेटेज है, सबको एक वोट है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट हम उसको कह सकते हैं, जनरल असेंबली को। सो इट इज मेड अप ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। आज के तारीख में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के पावर्स, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, इन सब चीजों का जो ब्यौरा है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 4 में उसके प्रावधान दिए गए, उसका वर्णन हमको दिखाई देता है। अब जो भी निर्णय लिए जाने होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संदर्भ में भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स में उसके निर्णय भी महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे, उसकी चर्चा हम बाद में, जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो वो चीज सामने आएगी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होते हैं, नए सदस्यों को सदस्यता, नए राष्ट्रों को सदस्यता देने के संदर्भ में जो निर्णय लेने होते हैं, और साथ ही में यूनाइटेड नेशंस की इतना सारा जो कार्य चलता है पूरे विश्व भर में, तो उसका जो बजट पास करना होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में जब भी निर्णय लेने होते हैं, तो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से 2/3, 2/3 जो राष्ट्र है उनकी सहमति इन निर्णयों को लेकर के होना आवश्यक होता है। और जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके जो डिसीजंस है पीस एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और अन्य भी चीजों के संदर्भ में जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा जो भी राष्ट्रों के निर्णय होते हैं, वह रिकमेंडेशंस होते हैं, वो सुझाव होते हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं होते, बंधन कारक नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते। इसलिए मैंने जो कहा था कि लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर कोई निर्णय लिया, वह निर्णय बाइंडिंग है, बंधन कारक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हम उसको सिक्योरिटी काउंसिल को मान सकते हैं, जबकि उसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स है। उस बात को लेकर के भी यूनाइटेड नेशंस के पूरे जो कार्य प्रणाली है उसकी एक आलोचना होती रहती है, अनेक सारे राष्ट्र करते हैं। पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में होते हैं। देन जनरल असेंबलीज डिसीजंस ऑन द बजट आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। लेकिन इसके जो बजट के संदर्भ में जनरल असेंबली के जो भी डिसीजंस होते हैं, सभी राष्ट्रों पर वो बाइंडिंग होते हैं। अब ये बजट में क्या क्या चीजों का समावेश होता है, तो उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स, इंटरनेशनल जस्टिस एंड लॉ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें राजनीतिक मामले हैं, अंतरराष्ट्रीय न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था, इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय सहकार, जो विकास को लेकर के, राष्ट्रों के विकास और समाजों के विकास को लेकर के जो अंतरराष्ट्रीय सहकार है, इसी के साथ में पब्लिक में जाने वाली इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं, और ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अनेक सारे ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अनेक प्रकार की गतिविधियां जो है यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से होती रहती है। तो ये जो इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, क्योंकि मैन पावर लगती है, तो इन सब चीजों को परिपूर्ण करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा लगता है, उन चीजों पर ये जो बजट है वो बजट स्पेंडिंग होती है। ये प्रत्येक, जैसे हमारे देश में भी हम हमारे जो बजट सेशन में अनेक सारे जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए एलोकेशंस, सेपरेट सेपरेट एलोकेशंस होते हैं। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो बजट पास करती है, और ये बजट जो है वो बाइंडिंग होता है सभी राष्ट्रों को। बाइंडिंग होता है मतलब प्रत्येक राष्ट्र को अपनी एक अमाउंट, तय निर्धारित जो अमाउंट है वो यूनाइटेड नेशंस को देनी होती है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक न्यूयॉर्क सिटी में एक यूनाइटेड नेशंस की एक छोटी टेरिटोरी वहां पर काम करता है। यूनाइटेड नेशंस कोई देश नहीं है, अपनी उसकी कोई खुद की इंडस्ट्री नहीं है, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट नहीं करता, अपना अपना पैसा खुद नहीं कमाता है। यूनाइटेड नेशंस का जितना भी कार्य भार चलता है, जितना भी कार्य होता है, वर्किंग्स होती है,
और जितना बजट होता है, जितना खर्चा होता है अनेक सारे गतिविधियों में, वो सारी की सारी फंडिंग जो आनी है, वो यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य राष्ट्र है 193, उनको वो सब पैसे बेयर करने होते, वो देने होते। अब प्रत्येक राष्ट्र सिमिलर अमाउंट नहीं देगा। जैसे बड़े राष्ट्र जिनकी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, या फिर पर कैपिटा इनकम जिस राष्ट्र की बड़ी है, जो अमीर राष्ट्र है वो ज्यादा उनका भार है उनके पास, वो ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो गरीब राष्ट्र है वो कम पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बजट एंड टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो ध्यान में रखना है। नाउ the next thing about General Assembly, मैं थोड़ा सा General Assembly, क्योंकि General Assembly being the representative body of all the member states, I have tried to give a little more detailed information about the General Assembly. तो General Assembly meets annually, वो जो General Assembly के जो sessions चलते हैं, साल में एक बार होते हैं, और उसको regular in a regular session that opens on the third Tuesday of the September and runs until the following September. So सितंबर से लेकर के सितंबर तक जो जनरल असेंबली का जो सेशन है, रेगुलर सेशन है, वो चलता है। और जनरली किसी भी साल के सितंबर में थर्ड जो ट्यूसडे होता है, उस सितंबर का तीसरा ट्यूसडे, मतलब तीसरा मंगलवार होता है, तब उसके सेशन की शुरुआत होती है और साल भर ये सारा सेशन चलता है। द रेगुलर सेशन इज स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट पीरियड्स। वो एक साल भर का जो सेशन जिसे हम मान रहे हैं, वो दो दो पीरियड में उसका डिविजन है। एक मेन पार्ट ऑफ द सेशन एंड द रेज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन, ऐसे दो। तो जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन है वो दैट रन्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सेशन टिल क्रिसमस ब्रेकअप इन दिसंबर। तो सितंबर में जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो है वो सितंबर में शुरू होता है, थर्ड ट्यूसडे ऑफ द सितंबर of every year, and that it runs till the December। दिसंबर का जो क्रिसमस लीव्स होती है, वह लीव क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक यह सेशन चलता है। और जो जो रेज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन है, फिर बाद में वह दिसंबर से लेकर के नेक्स्ट सितंबर तक। तो इस प्रकार से इसका डिवीजन दो मेन पार्ट ऑफ द सेशन में और रेज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन में किया गया है। Then this period is the assembly's most intense period of work and includes the general debate and the bulk of the work of the 6 main committees। तो ये जो पहला जो सेशन होता है, जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन, उस सेशन के दौरान ही महत्वपूर्ण काम जो है, और इसी के साथ में महत्वपूर्ण जो जनरल असेंबली के माध्यम से जो भी चर्चाएं होती है, वह सारे के सारे जो वर्किंग होती है, वो सारा कार्य जो है, वो फंक्शंस, वो मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर से शुरू होकर के दिसंबर जो क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक का जो समय होता है, उसी में सारी चर्चा होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आजकल तो जो टीवी में हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी सेशंस होता है उसका लाइव प्रसारण भी होता है। और अक्सर जैसे कश्मीर का इशू होने के बाद पाकिस्तान उस मुद्दे को जाकर के उठाता है, तो उसको हम जो रिप्लाई करने वाले हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, वो डिप्लोमैट्स रिप्लाई करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जाकर के जनरल असेंबली में जो भाषण करते हैं, हमारे विदेश मंत्री जाकर के वहां पर जो भाषण करते हैं और उनकी खरी खोटी सुना करके बहुत सारे राष्ट्रों को जो आते हैं, और जिसकी चर्चा अक्सर हमारे टीवी डिबेट्स में, हमारे न्यूज पेपर्स में हम कई कई देखते हैं, हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी उसको बहुत ज्यादा वायरल होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये सारे के जो इस सारे फंक्शंस जो होते हैं, प्राइमरली ये मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ द सितंबर से लेकर के जो मिड दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक का ये जो फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द सेशन होता है, उसी में ये सारी चीजें होती है। इसी के साथ में 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज है, 6 इंपॉर्टेंट समितियां हैं। इन समितियों का कामकाज भी इसी सेशन के दौरान होता है। उस कमिटियों का नाम जो है आप याद रखना। द फर्स्ट कमिटी, उसको कहते हैं डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वो क्या होता है, थोड़ा सा आप खुद भी समझ ले। डिसआर्मामेंट मतलब आर्म्स जो रेस है, आर्म्स रेस मतलब वेपन्स को लेकर के, शस्त्रों की जो प्रतिस्पर्धा चली है देशों के बीच में, उसको रोकने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसको डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, द फर्स्ट कमिटी। द सेकंड कमिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी। द थर्ड कमिटी,
social, cultural, and humanitarian. The fourth committee, special, political, and decolonization. The fifth committee, administrative and budgetary, administration और budget को लेकर की जो committee है वह. The sixth committee is the legal deals and legal matters से संबंधित जो भी committee है वो sixth committee. तो ये 6 committees और साथ ही में जो महत्वपूर्ण काम है जो जनरल असेंबली का वह सारा काम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है मेन पार्ट ऑफ द सेशन उसमें चलता है. The resumed part of the session that runs from the January after the Christmas break के बाद, that runs from the January until the beginning of the new session, that's the September, and that also includes more thematic debates, consultation processes and working group meetings. तो अनेक सारे जो एस्पेक्ट जो मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है डिबेट, बहुत सारे थीम्स को लेकर के डिबेट, एनवायरनमेंट को, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी निर्मूलन को लेकर के, ऐसे अनेक सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं करना, कंसल्टेशन करना और बाकी जो वर्किंग ग्रुप्स भी होते हैं जनरल असेंबली के माध्यम से, जो कार्य समूह होते हैं उनकी मीटिंग्स कराना. और प्राइमरली इसमें जो होते हैं हेड्स ऑफ द नेशन एंड मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं बड़े अधिकारी नहीं होते हैं. उसमें यूनाइटेड नेशंस के उनके जो डिप्लोमैट्स होते हैं और साथ में प्रत्येक देश के अपने अपने डिप्लोमैट्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं. वो सारे लोग बैठ करके उन पर चर्चा करते हैं, अपने अपने देश की एक भूमिका भी वहां पर रखते हैं. तो ये जो हमने कहा कि द मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर में शुरू होकर के दिसंबर तक जो चलता है, उसमें जो हमने कहा था कि ये जो जनरल डिबेट है. तो व्हाट इज दैट जनरल डिबेट? सो इट इज हेल्ड टिपिकली द फॉलोइंग ट्यूसडे विदाउट इंटरप्शन फॉर 9 वर्किंग डेज. मतलब एक बार जब सेशन शुरू होता है सितंबर में थर्ड ट्यूसडे को लेकर के, तो जनरली ये ट्यूसडे को शुरू होता है, फॉलोइंग ट्यूसडे को, विदाउट इंटरप्शन फॉर 9 वर्किंग डेज. तो ये जो जनरल डिबेट है महत्वपूर्ण डिबेट है. ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स वगैरह सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं. तो ये 9 वर्किंग डेज जो होते हैं, 9 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे को छोड़ करके 9 दिन जो है ये जनरल डिबेट होता है. The general debate is high-level event and typically attended by members, states, heads of the state. मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं वह जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चांसलर्स एंड ऑल्सो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सारे लोग एंड यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेट्स भी उसमें होते हैं. नाउ ये जो जनरल डिबेट जो होता है उसमें member states are given the opportunity to raise the attention to the topics or the issues that they feel are important. तो वही जो हमने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो फर्स्ट जनरल डिबेट होता है फर्स्ट सेशन के दौरान, जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन के दौरान, तो ये जनरल डिबेट में राष्ट्रों के प्रमुख, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर्स ये जाते हैं, साथ में मिनिस्टर्स जाते हैं और उनकी दिशा से, उनकी समझ से जो महत्वपूर्ण मुद्दे लगते हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तान के लिए और अन्य कोई मुद्दा नहीं होता है, वह कश्मीर का मुद्दा बार बार आकर के वो उठाता जाता है. तो इस प्रकार के कुछ, अब इन दौरान अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का मुद्दा जो है वह बहुत सारे यूरोपियन राष्ट्र है और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे राष्ट्रों ने वह मुद्दे बारंबार उठाए. तो यह मुद्दे जो बारंबार मतलब जनरल डिबेट में 9 वर्किंग डेज पर जो ये जनरल डिबेट चलता है उसमें ये मुद्दे उठाए जाते हैं. Many other high-level thematic meetings, summits, and important events also held during general debate week. ये जो जनरल डिबेट का वीक होता है उसमें अनेक अनेक मुद्दे भी है, मीटिंग्स होती रहती है. और इसी के साथ में देखिए सारे राष्ट्र साथ में जुड़े रहते हैं, तो राष्ट्र प्रमुखों को यह मौका भी होता है कि अन्य राष्ट्रों के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशंस बनाए जाए. जो हम फॉरेन डिप्लोमेसी की जब भी बात करते हैं, वह डिप्लोमेसी सिर्फ किताबों में लिखे हुए नियमों के हिसाब से नहीं चलती है. प्राइमरली जो 2 राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो अब एक मित्रतापूर्ण संबंध भी बनाते हैं. जैसे हमने देखा होगा कि 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब भी नए राष्ट्र प्रमुखों को मिलते हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और उस माध्यम से अनेक सारी नई चीजें राष्ट्र के हित में क्या हो सकती है वो करने की कोशिश भी वो करते हुए दिखाई देते हैं. तो यह जो है अनेक सारी मीटिंग्स के दौरान ये जो जनरल डिबेट होता है, हेड्स ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स होते हैं,
उन दौरान ये होता है। द नेक्स्ट सेशन जो कहा कि ये तो रेगुलर सेशन हुआ। 3 प्रकार के सेशन जनरल असेंबली के माध्यम से किए जाते हैं। द सेकंड सेशन है स्पेशल सेशन जिसे कहा गया है। और उसको जो कॉन्वेन करने की क्यों कॉन्वेन किया जाता है स्पेशल सेशन, तो एक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था को लेकर या अन्य सारे मुद्दों को लेकर के जो अ- अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट कर सकती है जनरल असेंबली को, और वो स्पेशल सेशन को कन्वेन किया जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट में जो यूनाइटेड नेशंस के मेजॉरिटी नेशंस मेंबर स्टेट्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द सदस्य राष्ट्र जो है, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, अनेक सारे यूनाइटेड नेशंस में के मेंबर स्टेट्स जो है उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया कि स्पेशल सेशन कन्वेन किया जाए और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो, तो वह होता है, दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट। And by a single member as long as the majority concurs with it। मतलब एक पर्टिकुलर नेशन भी है इस प्रकार के सेशन को, स्पेशल सेशन को कॉन्वेन करने की रिक्वेस्ट जो है जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कर सकता है, लेकिन उसको समर्थन जो है मेजॉरिटी ऑफ नेशंस, अनेक सारे सदस्य राष्ट्रों का समर्थन उसका होना चाहिए। तो 3 एस्पेक्ट। So the special session of the General Assembly can be convened in three situations. First, at the request of the Security Council. Second, at the request of the majority of United Nations member states. And third, by single member, as long as that member, the single members or the member states request has concurrence of another majority of the another member states of the United Nations. Now, special sessions typically cover one single topic, एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उस पर चर्चा होती है, and end with the adoption of one or two outcome documents such as political declaration, action plan or strategy to combat the said topic। तो एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और उसमें आउटकम डॉक्यूमेंट आता है और क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार की एक्शंस ली जानी चाहिए, उस संदर्भ में एक स्पष्ट निर्देश उसमें आ सकते हैं। और ये जो स्पेशल सेशंस है प्राइमरली उसमें सभी राष्ट्र जो होते हैं, राष्ट्रों के प्रमुख उसमें और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज तक ये जो स्पेशल सेशंस जो जनरल असेंबली में हुए हैं वह देयर हैव बीन 30 स्पेशल सेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आज तक के इतिहास में 30 स्पेशल सेशंस कन्वेन किए गए। नाउ द नेक्स्ट, मैंने कहा था एक रेगुलर सेशन, स्पेशल सेशन, एंड द थर्ड वन द इमरजेंसी स्पेशल सेशन जिसे कहा जा सकता है कि ऐसा कोई इमरजेंसी वाला इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है, देशों के सामने आता है, उस पर चर्चा होना, बहुत तत्काल चर्चा होने की आवश्यकता है। उन परिस्थितियों में इमरजेंसी स्पेशल सेशन को कन्वेन किया जाता है और उसमें कुछ कलेक्टिव एक्शन लेने की जब बात होती है उसमें उस संदर्भ में किया जाता है। सो द स्पेशल सेशंस, द स्पेशल इमरजेंसी सेशंस आर एसेंशियली convened to take collective measures on the emergent issue due to the disagreement between the United Nations permanent 5 members। United Nations permanent 5 members जो है they have veto power। So if uh, such a decision was supposed to be taken by the United Nations Security Council, but since they haven't reached to an agreement and the certain nations of the United Nations Security Council or the United Nations के members है, they feel that it is important to take emergent action or certain issue, in that case emergency session is to be convened। and ये जो emergency जो session होता है, emergency special session, this power was given to the assembly। उसको convene करने की जो power है, वह जो अधिकार है जनरल असेंबली को 1950 में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया। उस रेजोल्यूशन का नंबर है 377 इन ब्रैकेट 5। इस रेजोल्यूशन के माध्यम से 1950 में जो है 3 नवंबर 1950 को यह पावर जो है इमरजेंसी स्पेशल सेशन कन्वेन करने की जो पावर जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को दी गई है। एंड सच अ सेशन मस्ट बी सपोर्टेड एटलीस्ट बाय 7 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये अगर अगर स्पेशल इमरजेंसी सेशन अगर कॉन्वेन करना है तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के एटलीस्ट 7 सदस्यों का समर्थन उसको होना चाहिए। मतलब उनकी ओर से वह मांग उठनी चाहिए, उनकी ओर से वह डिमांड उठनी चाहिए, और बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य है उनकी मेजॉरिटी ऑफ नेशंस की यह मांग होनी चाहिए। कोई एक सदस्य मांग करता है, इसलिए इस प्रकार का स्पेशल इमरजेंसी सेशन जो है जनरल असेंबली का कॉन्वेन नहीं किया जाता है। द जनरल असेंबली मस्ट मीट विद इन 24 आवर्स इन केस ऑफ स्पेशल इमरजेंसी सेशन। ये जो जनरल असेंबली है दैट मस्ट मीट विद इन 24 आवर्स। एक बार वो सेशन की मांग उठने के बाद, इसकी डिमांड उठने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर यह सेशन कॉन्वेंट किया जाना चाहिए, उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, और जो मेंबर स्टेट्स है उनको 12 घंटों पहले इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द हेड्स ऑफ द स्टेट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइमरली फॉरेन मिनिस्टर्स हम कह सकते हैं, या फॉरेन सेक्रेटरीज जो है, they must attend this session, special emergency session. But then they must be informed by the president of the General Assembly before 12 hours. So to make it clear again कि जो स्पेशल इमरजेंसी सेशन होता है उसको कॉन्वेन करने के लिए कम से कम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकता है, या मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स है उनकी द्वारा ये मांग उठनी चाहिए। एक बार इस प्रकार की मांग उठती है तो 24 घंटों के अंदर अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होने के लिए कम से कम 12 घंटे पहले जो है प्रत्येक राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है, उनको इन्फॉर्म करना आवश्यक है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अब तक की जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री में इस प्रकार से 11 इमरजेंसी स्पेशल सेशंस है अब तक जो है। देयर हैव बीन 11 इमरजेंसी सेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस सो फार, दैट वी मस्ट बी वी मस्ट कीप इन माइंड। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक जो बात मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी नहीं है, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फर्स्ट सेशन है दैट वाज इन द मेथोडिक चर्च हॉल जो है लंदन में, वह 1948 में वो कॉन्वेन किया गया था, 10th ऑफ जनवरी 1948 में। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 6 बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट, इन 6 बॉडीज में से, 6 ऑर्गन्स में से 5 organs have their headquarters located on the United Nations territory in न्यूयॉर्क सिटी में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, न्यूयॉर्क में है। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड ऑफिस है वो हेग में है, नेदरलैंड्स का हेग शहर जो है वहां पर है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो ऑफिस बना था वो फाइनली रीलोकेट हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1952 में रीलोकेट हुआ था, पर उसके पहले जो है मेथोडिस्ट चर्च हॉल जो है लंदन में, उसका पहला सेशन 1948 में हुआ था, 1948 में, यस, 1948 और 1946, प्लीज कंफर्म दैट।